नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन फर्स्ट का वन शॉट। जितना हो सकता है उतना इस वन शॉट में हमने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं मैं बता दूंगा। रिवीजन क्लासेज है ये आपकी एमएसएन फर्स्ट की वन शॉट में कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होता है? देखो, वुंड हीलिंग चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी। जब इंजरी हो जाती है, जब इंजरी हो जाती है, ट्रोमेटिक इंजरी हो जाती है, तो बॉडी के जो फंक्शन वगैरह है वो बिगड़ जाते हैं। तो उनको वापस से रिस्टोर करने के लिए एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, वो होता है वुंड हीलिंग। ठीक है, वुंड हीलिंग के स्टेज की बात करें तो वुंड हीलिंग के 4 स्टेज होते हैं जो कि कंटिन्यूसली एंड ओवरलैपिंग एक के बाद एक चलते रहते हैं। जैसे पहले हीमोस्टेसिस होगा, उसके बाद में इन्फ्लामेटरी होगा, फिर प्रोलिफेरेटिव होगा, फिर मैचुरेशन स्टेज होगी। ठीक है, हीमोस्टेसिस फेज की बात करें तो हीमोस्टेसिस फेज में क्या होता है? जो ब्लड ब्लड क्लॉट बनता है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी में क्या होगा? इन्फ्लामेटरी में रेडनेस हो गई, पेन हो गया, ये सभी इन्फ्लामेटरी फेज में होता है। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होगा? प्रोलिफेरेटिव फेज में होगा आपके पास टिश्यू, न्यू टिश्यू बिल्डअप, टिश्यू वापस से दूसरा नया टिश्यू बनेगा। और जो लास्ट स्टेज होती है मैचुरेशन स्टेज, इसमें वापस पहले जैसा हो जाता है। ये 21 दिन से लेकर कुछ साल तक इसमें लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं इसमें। मैचुरेशन स्टेज है, इससे बोलते हैं अपन रिमॉडलिंग स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया क्या होता है? तो हाइपरट्रोपी इज अ प्रोसेस इन विच सेल साइज या सेल मास इंक्रीज। हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी। हम बात करते हैं पहले हाइपर, ये हो गई नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल से अगर ये हो गई, या फिर और एक सेकेंड सॉरी, ये नॉर्मल सेल है ये। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सेल, ये हो गई हाइपरट्रोपी, और ये हो गई हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? हाइपरप्लेजिया में तो नंबर सेम रहते हैं, एक सेल है, सॉरी, हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज होते हैं। जैसे सेल की साइज तो वही है, ये सेल की सेम साइज है, लेकिन इसके नंबर इंक्रीज हो गए हाइपरप्लेजिया में। जबकि हाइपरट्रोपी में क्या होता है? हाइपरट्रोपी में इसके नंबर सेम रहते हैं, लेकिन जो सेल की साइज है, साइज बोल दो या फिर सेल का मास बोल दो, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया। प्लेजिया में मीनिंग ज़्यादा है, मतलब ऐसे बोलने में वो आ रहा है हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोपी, ओ मतलब, ओ मतलब एक तरीके से ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे कि मोटा टाइप, मतलब है ना। हाइपरट्रोपी, ओ लग रहा है ना, ओ बड़ा शब्द है, तो बड़ा मतलब कि साइज है वो इंक्रीज होगी। हाइपरप्लेजिया बोलने में कैसा लग रहा है? हाइपरप्लेजिया मतलब कि नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, कोई भी पेशेंट है जो कि सर्जरी हुई है, उसकी उसकी केयर कैसे करें? सर्जरी मतलब ऑपरेशन हो गया, तो इसकी 3 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी फेज हो गई? पहला हो गया प्री ऑपरेटिव केयर, दूसरा हो गया पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव, और तीसरा हो गया पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर की। प्री ऑपरेटिव केयर कब से कब तक होती है? जब पेशेंट के, भाई हमने डिसीजन लिया, जब हमने डिसीजन लिया कि भाई हाँ, इस पेशेंट की हमें सर्जरी करनी है, इसका हमें ऑपरेशन करना है, वो डिसीजन से लेकर जब तक कि ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल तक पेशेंट ना पहुंच जाए, डिसीजन से लेकर हाँ भाई इस पेशेंट का हमें ऑपरेशन करना है, ये डिसीजन ले लिया, वहां से लेकर हम उसको ऑपरेशन रूम में तक ना पहुंचा दे, वो होती है आपके प्री ऑपरेटिव केयर। फिर होती है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर कब होती है? जब ऑपरेशन टेबल पर पेशेंट बैठ चुका है, ऑपरेशन टेबल पर बैठने के बाद में पूरा ऑपरेशन हो जाता है उसका, और जब वो रिकवरी रूम में पहुंच जाता है, रिकवरी रूम या फिर बोल सकते हैं अपन वार्ड में पहुंच जाता है, सर्जरी वार्ड में, तो वो होती है आपके इंट्रा ऑपरेटिव केयर में। फिर वार्ड से लेकर, जब वार्ड से लेकर इन रिकवरी वार्ड है या रिकवरी रूम है, वहाँ से पेशेंट जब तक कि डिस्चार्ज ना हो जाए, पेशेंट अपने घर ना पहुंचाए, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो जाता है, वो होती है आपके पोस्ट ऑपरेटिव केयर। एक एक को हम बात करते हैं। तो पहला आ गया प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या अपन कर सकते हैं? तो प्री ऑपरेटिव केयर में जनरल असेसमेंट हो गया, कोई भी वाइटल साइन हो गया, है ना, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो गया, मतलब कि ब्लड सैंपल हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, कोई भी टेस्ट हो गया, एक्सरे वगैरह सब अपन इसमें प्री ऑपरेटिव में कराते हैं। फिर हो गया असेसमेंट, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, में उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितनी उसको रेस्ट करनी है, वो प्री ऑपरेटिव केयर में आएगा। कंसेंट ऑफ पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स बाई टेलिंग, हाँ भाई हम उसको बताएंगे कि भाई ये ऑपरेशन है, इसके ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इस सर्जरी के बाद में ये बेनिफिट होंगे, ये कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो ये हम उस पेशेंट के और उसके रिलेटिव्स के हम एक कंसेंट में साइन करवाएंगे कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। असेस द वाइटल साइन लेंगे, फिजिकल स्टेटस ले करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, और साइकोलॉजिकल स्टेटस
इंप्रूव करेंगे उसका, मतलब कि अगर उसको डर वगैरह है, फियर है ना, एंजाइटी वगैरह है, तो उसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद में आता है इंटर ऑपरेटिव केयर। इंटर ऑपरेटिव केयर में क्या गया, सभी इक्विपमेंट वगैरह है हम पहले सेट करेंगे। ये नहीं कि भाई पेशेंट टेबल पर बैठ चुका है उसके बाद में हम उसको सेट करें कि भाई पेशेंट आ गया, हाँ भाई अब क्या चाहिए, अब चाहिए अब हमें स्केलपेल चाहिए, तो स्केलपेल ढूंढो कहाँ पे है क्या नहीं है। तो हम पहले से पूरे इक्विपमेंट वगैरह उसको प्रिपेयर कर देंगे। ऑल स्टेराइल इक्विपमेंट अरेंज्ड इन सर्जिकल ट्रॉली, सभी सर्जिकल ट्रॉली में अरेंज कर देंगे। अगर आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप गए हो तो आपको सब पता रहता है। एक ऑपरेशन अभी कभी मौका मिले तो कभी जाना, देखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट बाय आस्किंग पेशेंट नेम, हाँ पेशेंट का नाम देखना है कि भाई ये सही पेशेंट आया कि नहीं आया, कोई दूसरा पेशेंट आ गया हो। मान लीजिए किसी की किडनी का ऑपरेशन करना है ना, एक पेशेंट का किडनी का करना है और एक का करना है आपके गोल ब्लेडर का, तो गोल ब्लेडर वाले की आपने किडनी की ऑपरेशन कर दी, तो ये आप ध्यान रखें। ये अगर आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटर टीपीआर बीपी, वही वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे हम। मेंटेन सेम पोजीशन थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर, जो हमें सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम पे जो पोजीशन हमें रिक्वायरमेंट की चाहिए, जो पोजीशन हमें चाहिए तो वही उसको पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे पेशेंट को कि इंजरी ना हो पेशेंट को, ठीक है। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन, एसेप्टिक टेक्निक को ध्यान में रखना है कि एसेप्टिक टेक्निक यूज ले ऑपरेशन थिएटर में ड्यूरिंग ऑपरेशन। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होता है, पेशेंट रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया। अब जो एनेस्थेसिया लगाया था उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, सेंसेशन और कॉन्शियसनेस के लिए, तो उसको रिकवरी करेंगे, मतलब उसको होश आया कि नहीं आया वो देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो ऑपरेशन के, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो गया, ठीक है, लिम्ब, मान लीजिए लिम्ब का क्या है, लिम्ब है ना, तो वो सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो उसके कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है। प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन सच एज सुपाइन, ठीक है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, जैसे कि सुपाइन पोजीशन देनी है नॉर्मली। चेक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, हमें इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना है कि कितना इसके इनपुट गया, कितना आउटपुट हुआ। इनपुट का मतलब है कि कितना हमने फ्लूइड वगैरह चढ़ाया, कितना इसने पानी पिया, कुछ खाया वगैरह, है ना, और आउटपुट मतलब कि कितना निकाला, जिसमें यूरिन आ गया, यूरिन आउटपुट आ गया, स्टूल स्टूल में आ गया, जो भी आउटपुट आता है। कवर पेशेंट विद बेडशीट, बेडशीट से समर गर्मियों में तो हम उसको बेडशीट उड़ाएंगे, ठीक है, और सर्दियों में उसको ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पेशेंट को पेन वगैरह ना हो, मतलब उसका ध्यान ना जाए, पेन मैनेजमेंट वगैरह के लिए हम टीवी, प्लेइंग कार्ड, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि हेल्थ टीचिंग देंगे एक तरीके से। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 2 में एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, मतलब कि जो भी हमें कॉन्शियसनेस है और सेंसेशन है, जो भी हमें दर्द का पता चल रहा है, जैसे हम कोई किसी के हाथ पे टच करें तो उसका जो सेंसेशन है वो हो, या फिर पेन हो गया, ठीक है, दर्द वगैरह हो गया, तो उसको उसका लॉस करना है, वही होता है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, इट कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फॉर एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के टाइम पर मेन के द्वारा, आदमियों के द्वारा, डॉक्टर फिजिशियन वगैरह के द्वारा आर्टिफिशियली इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब एनेस्थेसिया के टाइप की हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया एंड पार्शियल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया का मतलब है कि जिसमें पूरी बॉडी क्या हो जाए, एनेस्थेसाइज्ड हो जाए, होल बॉडी इज एनेस्थेसाइज्ड, ठीक है सर। इट इज़ गिवन फॉर ए मेजर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन जब बड़े ऑपरेशन हो उस टाइम पर हम इसको देते हैं, जैसे कि आपके गोल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ है तब हम इसको देते हैं। कोलेलिथियसिस गोल स्टोन होता है वो निकालते हैं टाइम पे, वो होता है आपके जनरल एनेस्थेसिया, उसको प्रोवाइड कराते हैं। लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, इसमें पेन का सेंसेशन नहीं रहता है। ब्रेन भी अफेक्ट रहता है, ब्रेन में मतलब कि उसको एक तरीके से बेहोश हो जाता है वो, ठीक है। जनरल एनेस्थेसिया कैन बी इंड्यूस्ड बाय 2 रूट्स, 2 रूट के द्वारा अपन जनरल एनेस्थेसिया दे सकते हैं, एक तो आईवी रूट हो गया, एक हो गया इनहेलेशन। आईवी के रूट को सबको पता है, आईवी थेरेपी के द्वारा हो जाएगा, आईवी लाइन के द्वारा। इनहेलेशन में क्या करते हैं, इनहेलेशन में हम एंडोट्रेकियल रूट से देते हैं, एंडोट्रेकियल रूट से देते हैं मतलब कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया के द्वारा एक ट्यूब पास कराई जाती है, उसमें गैसेस का मिक्सर होता है, वो हम अंदर ट्रेकिया के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हो गया आपके पास पार्शियल एनेस्थेसिया। पार्शियल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट, पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट मतलब कि पूरी बॉडी, होल बॉडी एनेस्थेसाइज नहीं होगी, कुछ ऑर्गन या कुछ पार्ट इसमें एनेस्थेसाइज होंगे। तो पार्शियल एनेस्थेसिया इज गिवन फॉर माइनर ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन के टाइम पे देते हैं, जैसे कि कोई हैंड सर्जरी हो गई, ठीक है,
उस टाइम पर हो गया। एनेस्थेसिया इंड्यूस्ड बाय दैट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ऑपरेशन इज परफॉर्म। एनेस्थेसिया उस पार्ट में देते हैं अपन जहाँ पर कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें जिस पार्ट में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसी पार्ट में हम एनेस्थेसिया उसको इंड्यूस्ड करेंगे। फिर आता है जो जनरल पार्शियल एनेस्थेसिया है, वो हम 4 तरीके से दे सकते हैं। लोकल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, स्पाइनल और टॉपिकल। स्पाइनल क्या होता है? स्पाइनल कोड के थ्रू एनेस्थेसिया प्रोवाइड करते हैं। टॉपिकल मतलब कि एक तरीके से सरफेस पर। टॉपिकल में क्या होता है? टॉपिकल में सरफेस में होता है। रीजनल में क्या होगा? एक फिक्स रीजन हो गया, फिक्स रीजन में उसको लगाते हैं एनेस्थेसिया। रोल ऑफ ओटी नर्स, जो ओटी नर्स है, ऑपरेशन थिएटर की जो नर्स है, उसके क्या क्या रोल हो सकते हैं? अभी हमने बात करी सर्जिकल पेशेंट के केयर के बारे में, तो वो भी एक तरीके से नर्स का काम हो गया। लेकिन जो इंटर ऑपरेटिव होती है, इंटर ऑपरेटिव है, उसमें दो तरीके की नर्स होती है। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई स्क्रब नर्स, एक हो गई सर्कुलेटरी नर्स। ठीक है, तो नर्स प्ले मल्टीपल रोल बिफोर ड्यूरिंग एंड इवन आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, नर्स के अलग अलग रोल होते हैं, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में। ऑपरेशन थिएटर नर्स हैव 2 मेजर रोल। तो रोल होते हैं, एक तो हो गया स्क्रब नर्स के रूप में, एक हो गया सर्कुलेटरी नर्स के रूप में। अब जैसे नाम से पता चल रहा है सर्कुलेटरी का मतलब एक तरीके से घूमना, घूमने वाली नर्स। ठीक है, और स्क्रब नर्स क्या हो गई? स्क्रब नर्स मतलब कि जो स्क्रब हुई है, स्क्रब मतलब कि स्टेराइल हुई है वो नर्स। तो सर्कुलेटरी नर्स की बात करें, सर्कुलेटरी इट इज क्लीन बट अनस्टेराइल, जबकि ये क्या होती है? होती है स्टेराइल। अब इस सर्कुलेटरी नर्स स्क्रब नर्स की हेल्प करती है, असिस्ट करती है स्क्रब नर्स को। मान लीजिए स्क्रब नर्स को किसी की जरूरत पड़ गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ गई, तो वो सर्कुलेटरी नर्स लेके जाएगी। अब ये तो स्टेराइल है, स्टेराइल थोड़ी जाएगी। ठीक है, और जो स्क्रब नर्स होती है, स्क्रब नर्स का काम क्या होता है? स्क्रब नर्स का काम होता है सर्जन की हेल्प करना सर्जरी के टाइम पर। ठीक है, आता है फिर आपके पास शोक। तो हम एंटर कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर था आपका कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, उसमें हम एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। तो शोक, शोक क्या होता है? शोक अकर व्हेन ए बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यू डू नॉट रिसीव एन एडुकेट फ्लो ऑफ द ब्लड। जब बॉडी के कोई ऑर्गन और टिश्यू है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं प्राप्त कर रहे, तो वो कंडीशन आती है शोक की। ठीक है, शोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। शोक बहुत मेडिकल इमरजेंसी है, शोक से यहाँ तक कि डेथ तक हो सकती है। ठीक है, अब शोक के हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर some classified shock are mainly classified as hypovolemic shock, कार्डियोजेनिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव शोक है आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव शोक, इसको हमने फर्दर 3 क्लासेस में या 3 पार्ट में, 3 टाइप में और डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हो गया? एनाफाइलेटिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक एंड सेप्टिक शोक। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। तो बात करते हैं अपन हाइपोवोलेमिक शोक की। अब नाम से पता चल रहा है हाइपो मतलब कम, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम, मतलब कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम का क्या हो गई? कम हो गई, रिड्यूस हो गई। तो हाइपोवोलेमिक शोक इज कॉज्ड बाय सीवियर ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। ठीक है, सच एज फ्रॉम ट्रोमेटिक, कैसे कैसी कंडीशन में ये हो सकता है? तो ट्रोमेटिक बॉडीली इंजरी हो गई विच मेक हार्ट अनेबल टू पंप इनफ ब्लड। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि हार्ट अनेबल हो जाता है, हार्ट ब्लड को, इनफ ब्लड को पंप करने में अनेबल हो जाता है, जिससे कि ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। वो ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो होती है शोक की कंडीशन। एग्जांपल जैसे सीवियर एनीमिया के टाइम पर हो गया। ठीक है, सीवियर एनीमिया के टाइम पर क्या होता है? ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच, जो ब्लड है, ब्लड का काम क्या है? ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इनफ ब्लड, पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी उस तक नहीं पहुंच रही ऑर्गन तक, तो वो क्या होगी? वो होगी शोक की कंडीशन। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक क्या होता है? कार्डियो मतलब कि एक तरीके से कार्डियक, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, और हार्ट से संबंधित जो भी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डिजीज आए, अब जैसे कार्डियोवास्कुलर में कोई भी डिजीज आए, उसमें एक लाइन अगर आपको कुछ याद नहीं आ रही है तो एक लाइन लिखनी है आपको कि हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड। ठीक है, मतलब हार्ट है वो अनेबल है इनफ ब्लड फ्लो करने के लिए, पंप करने के लिए। कार्डियोजेनिक शोक दैट प्लेस व्हेन द हार्ट, ये वाला लाइन, हार्ट हैज बीन डैमेज्ड सो मच इट इज अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द ऑर्गन। ठीक है, हार्ट डैमेज हो चुका है जिससे कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है ऑर्गन तक। अब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वो क्या होगा? शोक होगा। अब हार्ट के कारण हुआ है तो इसको नाम दे दिया हमने कार्डियोजेनिक शोक। कॉजेज क्या हो गए? कारण क्या हो गए? तो कारण, मोस्ट कॉमन कारण हो गया एमआई, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक के कारण हार्ट डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे कि हार्ट की मसल है वो टीयर हो गई, रप्चर हो गई। ठीक है, हार्ट के जो चेंबर होते हैं, हार्ट की मसल हो गई, हार्ट के चेंबर वगैरह हो गए, तो वो डैमेज हो गए।
या टीयर हो गया, टीयर रप्चर हो गया, तो उसके भी कारण कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। फिर आता है आपके पास न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। Shock is also life-threatening condition, but neurogenic shock is a life-threatening condition caused by irregular blood circulation in the body. क्यों होता है ऐसा? ट्रॉमा और इंजरी टू द स्पाइन कैन कॉज डिसरप्शन। अब आपने देखा होगा जो ये ब्रेन है, ब्रेन और ये हो गई स्पाइन, ठीक है, ये हो गया ब्रेन और ये हो गई स्पाइन। तो स्पाइन और ब्रेन है वो आपस में अटैच रहते हैं, मतलब एक दूसरे से। तो अगर स्पाइनल कोड है उसमें अगर क्या हुआ, स्पाइनल कोड में अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो वो न्यूरोजेनिक शॉक को कंसिडर करेगा। न्यूरोजेनिक शॉक उसमें हो सकता है। न्यूरोजेनिक शॉक इज एक्सट्रीमली डेंजर बिकॉज इट कैन कॉज योर ब्लड प्रेशर ड्रॉप सडनली। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो अचानक से गिर जाता है, अचानक से गिर जाता है, जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन एनाफाइलेटिक शॉक की, जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, उसमें पूरी प्रोसेस पढ़ी हमने। तो उसके कारण जो शॉक होता है वो होता है एनाफाइलेटिक, एलर्जी के कारण। वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई। एनाफाइलेटिक शॉक इज ए सिस्टेमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, पढ़ रखा है आपने। एनाफाइलेक्सिस कॉज द इम्यून सिस्टम टू रिलीज केमिकल। एनाफाइलेक्सिस के कारण एक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे वहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन हुआ था, हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, तो वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो ही शॉक के कारण बनते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्रोनिक लंग्स डिजीज दैट डैमेज एयर सेक इन द लंग्स कॉल्ड एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा का मतलब है कि एयर सेक क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। एयर सेक डैमेज हो गया लंग्स का, जो लंग्स के अंदर जो एयर सेक होते हैं, हमने लंग्स पढ़ा हो। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर जो एयर सेक होती है, ठीक है, एयर सेक हो गई, वो अगर डैमेज हो जाए, एयर से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, एयर से डैमेज हो जाए, तो वो कौन सा कंडीशन होता है? वो होता है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइमा क्या होता है? एम्फाइमा का मतलब होता है कि ये जो आपके पास एक, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, जो आपके पास जो लंग्स है, लंग्स के बाहर जो प्लूरल केविटी होती है, प्लूरल केविटी है, इसके अंदर अगर पस कलेक्ट हो जाए, एम्फाइमा का मतलब क्या होता है? एम्फाइमा का मतलब है कि पस कलेक्टेड इन द प्लूरल केविटी, प्लूरल केविटी के अंदर, ये प्लूरल केविटी है, इसके अंदर अगर ये पस, ये जो येलो येलो है, ये अगर पस कलेक्टेड हो जाए, एक्सेसिव पस है वो कलेक्टेड हो जाए, तो वो क्या होता है? वो होता है एम्फाइसीम, एम्फाइमा। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पायोथोरेक्स। इट ऑल्सो नोन एज ए पायोथोरेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? पायोथोरेक्स। अब थोरेक्स मतलब थोरेक्स कैविटी, प्लूरल कैविटी, और पायो मतलब कि पस। ठीक, फिर आता है सीओपीडी। सीओपीडी, सीओपीडी क्या होता है भाई? A group of lungs disease that block airflow and make difficult in breath। मतलब एक ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज, लंग्स डिजीज के बहुत सारे ग्रुप, मतलब कि एक ग्रुप में बहुत सारे डिजीज है, ठीक है, जो कि एयर फ्लो को ब्लॉक कर देती है, एयर फ्लो, जिससे कि एयर फ्लो ब्लॉक हो जाती है। एयर फ्लो ब्लॉक हो गई, एयर जा नहीं रही एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एयर नहीं जा रही है, ब्लॉक हो गई है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो अब जो डिजीज ग्रुप का डिजीज है, ग्रुप ऑफ डिजीज लंग्स डिजीज, उस पर कौन कौन से आ सकते हैं? उसमें एक तो आता है अस्थमा, ठीक है, एक हो गया ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एक ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एक हो गया ब्रोंकाइटिस। एक और डिजीज है, वो कमेंट कर लेना। तो अब जैसे हमने सीओपीडी पढ़ ली, सीओपीडी के बारे में हमने देख लिया, तो जो इसको साइन एंड सिम्टम्स वगैरह है, साइन एंड सिम्टम्स हो गया है ना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब डायग्नोस्टिक हो गया, और इटियोलॉजी वगैरह वगैरह, रिस्क फैक्टर वगैरह, वो ऑलमोस्ट सभी डिजीज में एक जैसे है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इनके बारे में नॉर्मल नॉर्मल बात कर ली, नॉर्मल बात करी, डिफरेंस वगैरह देख ली, और हमने जो आगे है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को हमने पूरा देख लेंगे। ठीक है, जैसे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे करते हैं कि सीओपीडी पढ़ी, सीओपीडी के पूरे साइन एंड सिम्टम्स देखे, फिर प्लूरल इफ्यूजन के पूरे देखे, निमोथोरेक्स के देखे, तो बात वही है, सभी में एक जैसे है ना, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होता, टाइम ज़्यादा लगता और रिवीजन नहीं हो पाता। तो हम बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। प्लूरल इफ्यूजन के बारे में क्या है? फ्लूइड कैन एक्यूमुलेट इन द अराउंड लंग्स। अब जैसे कि हमने बात करी थी एम्फाइमा, एम्फाइमा में क्या कलेक्ट हुआ है? एम्फाइमा में कलेक्ट हुआ है पस। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन में क्या हुआ है? प्लूरल इफ्यूजन में हुआ है फ्लूइड। क्या हुआ है? फ्लूइड। जबकि
जबकि न्यूमोथोरिक्स है, न्यूमोथोरिक्स में क्या कलेक्ट हुआ है, न्यूमोथोरिक्स में हुआ है एयर। क्या हुआ है, एयर। जो प्लूरल कैविटी है वहां पर क्या हुआ है, एयर कलेक्ट हुआ है। ठीक है, हमने पूरे डिफरेंस देख लिए। कंफ्यूजन रहता है इसमें भाई, न्यूमोथोरिक्स में क्या हुआ है, पायोथोरिक्स में क्या हुआ है। एक होता है प्लूरल हुई उसको। फिर आप बात करते हैं अपन टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, टीबी के बारे में हम डिस्कस करें तो टीबी क्या होता है, टीबी इज ए डिजीज caused by bacteria called माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, टीबी होता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण होता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो ये होता है एक रोड से बैक्टीरिया होता है, बेसिलाई होता है। और इसकी हम स्टेनिंग किससे करते हैं, इसकी स्टेनिंग करते हैं हम एसिड फास्ट टेस्ट से। ठीक है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, याद रहो। अब बात करते हैं द बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स। जो ये बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो लंग्स पर अटैक करता है, लंग्स पर अटैक करता है, लेकिन ये बट कैन ऑल्सो डैमेज अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के दूसरे पार्ट को भी डैमेज कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज दैट मेनली अफेक्ट योर लंग्स, जो कि मेनली तो लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन और भी ऑर्गन है उनको अफेक्ट कर सकता है। द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, टाइन ड्रॉपलेट्स रिलीज इन एयर वाया कफ एंड स्नीज। कफ और स्नीज के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, और उसके थ्रू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से वो स्प्रेड हो जाता है, टीबी हो जाती है। अब सुनो, मैंने आपको बताया आपको कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है। मेनली तो क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स के साथ साथ ये दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर इसने बोन को अफेक्ट किया, मतलब कि अगर इसने स्पाइन को अफेक्ट किया, तो स्पाइन को अफेक्ट किया तो उसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं अपन पोर्ट्स स्पाइन। ठीक है, पोर्ट्स स्पाइन होता है। ठीक है, ये नाम सुना होगा आपने, और भी बोन को करते हैं, बोन के अलग होता है। ठीक है, अब आता है आपके पास ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हमने अभी देखा था कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है ये। तो ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड थ्रू एयर विच मीन्स कैन ओनली गेट बाय ब्रीथिंग कंटामिनेटेड एयर। ये कैसे जाता है, ये कैन ओनली ब्रीथिंग, इस कंटामिनेटेड एयर को ब्रीथ करने से, दूषित वायु को लेने से, सांस लेने से ही ये स्प्रेड होता है, फैलता है। इफ समवन हु इज एक्टिवली स्टिक टॉक, यानी कि किसी को एक्टिवली कोई टीबी है और वो बात कर रहा है तो उससे भी चल जाएगा। कफ है, स्नीज है, स्पीक, दे कैन स्प्रेड टीबी। ठीक है, अब टीबी की हम बात करें तो टीबी क्या है, टीबी दो टाइप की होती है, एक तो होगी पल्मोनरी, एक होगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी में क्या आता है, पल्मोनरी में आ गया जो केवल लंग्स को अफेक्ट करे, ओनली लंग्स, जो केवल लंग्स को अफेक्ट करे वो आती है पल्मोनरी में। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या आती है, जो बताया मैंने अभी, पोर्ट्स स्पाइन, वो लंग्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन को भी करे। ठीक है, तो वो आती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, सब कॉमन लेके चलते हैं अपन। कफिंग, कफ होगा, कफ में ब्लड आएगा जिसको, है ना, हेमाटेमेसिस। चेस्ट पेन हो गया, पेन विथ ब्रीदिंग, कफिंग हो गया। ठीक है, और हो गया अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको बोलते हैं अपन एनोरेक्सिया। नाइट स्वेट, रात में पसीना आएगा, फीवर हो गया, चिल हो गई, ठंड लग के बुखार आना है। ठीक है, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोस्टिक की बात करें तो कैसे पता करें कि टीबी है, तो जैसे कि लंग्स में दिक्कत है, जिससे कि वो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा लेगा, लिम्फ नोड के थ्रू। अगर लिम्फ नोड में क्या है, स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, एक हो गया स्टेथोस्कोप से वो सुन लेगा लंग्स की जो साउंड है, लंग्स साउंड, वो ऑस्कल्टेट कर लेगा। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करवा लेंगे हम। ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, स्पुटम टेस्ट हो गया, कफ स्पुटम टेस्ट हो गया, कफ का टेस्ट होता है ना। एक होगा मेंटोक्स टेस्ट जिसे बोलते हैं अपन ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में पूरा डीपली बताया था मैंने। ठीक है, वो बता देता हूँ, कुछ ने माइक्रोबायोलॉजी की नहीं देखी हो तो। मेंटोक्स टेस्ट में क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं हम एक ट्यूबरकुलिन, इंजेक्ट करते हैं, 4 आर्म में इंजेक्ट करते हैं, उसको 48 से 72 घंटे के बाद छोड़ देते हैं। 48 से 72 घंटे में देखते हैं कि अगर जो स्वेलिंग जहाँ पर हमने किया था, अगर वो रेसेस है वो 10 mm से ज़्यादा है तो वो टीबी पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आती है डॉट्स थेरेपी। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डी से डायरेक्टली, ओ से ऑब्जर्व्ड, टी से ट्रीटमेंट और एस से शॉर्ट कोर्स। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग मोस्ट इफेक्टिवली वे टू स्टॉप स्प्रेड टीबी। जो डॉट्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीबी को रोकने के लिए, WHO ने कहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, वो नर्सिंग स्टाफ हो या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जो भी स्टाफ है उसके सामने वो दवाई लेता है। ये होता है इस डॉट्स में। ठीक है, अब
कौन कौन सी इसमें दवाई आती है, मेडिसिन आती है, तो हो गया आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इसको एच नाम से बोलते हैं। इसकी डोज होती है कितनी, 600 mg। ये ओरल टेबलेट होती है। रिफाम्सिन हो गया, पायरेजिनामाइड हो गया, इथाम्बुटोल हो गया, ये सभी हम ओरल देते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन होता है जो कि 750 mg का होता है, ये IM इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। ये हो गई डोज थेरेपी। नेक्स्ट चलते हैं हम MI, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। MI को अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसको हम हार्ट अटैक नाम से भी, हार्ट अटैक भी बोलते हैं। MI क्या होता है, MI इज कोरोनरी हार्ट डिजीज। MI क्या है, MI एक कोरोनरी हार्ट डिजीज है। इसकी पूरी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोरोनरी डिजीज है, इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ और नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिक्रीज ऑफ ऑटो सप्लाई बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये हमारे सामने एक कोरोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है। ये हो गया मायोकार्डियल टिश्यू। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मायोकार्डियल टिश्यू है, MT, ठीक है। अब नॉर्मली क्या हो रही है, ये ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, आराम से जा रहा है, मायोकार्डियल टिश्यू तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये हमने इसको साफ कर दिया। फिर क्या हुआ, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या हुआ, मान लीजिए कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आ गया, ये हो गया हाइपर, सॉरी ये हो गया लिपिडेमिया, मतलब कि लिपिड की मात्रा कोलेस्ट्रोल हो गया, ज़्यादा बढ़ गया इसमें, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में है, लिपिड की या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। तो अब जो ब्लड जा रहा है, अब जो ब्लड जा रहा है वो कम मात्रा में जा रहा है, ठीक है। ये कम गया, ब्लड कम गया, तो इस तक क्या हुआ, इस तक ब्लड नहीं पहुंचा। MT है, मायोकार्डियल टिश्यू है, इस तक ब्लड कम पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा है। तो ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है O2 कैरी करना, एक से दूसरी जगह पर O2 को पहुंचाना। तो अब यहाँ पर O2 है, वो O2 यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, मायोकार्डियल टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रोलॉन्ग्ड क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड डिक्रीज ऑफ O2 सप्लाई, ज़्यादा टाइम तक O2 सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अब इसके पास O2 सप्लाई नहीं हो पा रही, O2 सप्लाई नहीं हो पा रही, तो जो ये मायोकार्डियल टिश्यू है, ये इसकी डेथ हो जाएगी। और डेथ ऑफ टिश्यू क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, ठीक है। ये हो गई पूरी इसकी मैकेनिज्म। बात आती है इटियोलॉजी की। जैसे बताया मैंने, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, अभी बताया ना इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, अभी बताया मैंने। प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एज ग्रुप हो गया 30 से 40 ईयर के बीच में, मेल मेल को ज़्यादा होता है ये, डायबिटीज़ मेलाइटस कोई पेशेंट हो उसको हो सकता है, ओबेसिटी मोटापा हो, फिजिकली इनएक्टिव हो, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो, कोई स्ट्रेस वगैरह हो उसको हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो कोई भी MI का पेशेंट, उसको सीवियर पेन होगा, क्या होगा, सीवियर पेन होगा। पेन होगा कहाँ कहाँ पर पेन होगा, लेफ्ट आर्म में होगा, राइट आर्म में होगा, शोल्डर में, नेक में, बैक और जो में, ठीक है। ये उसको पेन हो गया। पेन है, जो उसका पेन है, पेन 15 मिनट से ज़्यादा तक चल सकता है, उसका पेन है वो 15 मिनट से ज़्यादा तक हो सकता है। जबकि जो हमने पढ़ा एंजाइना, एंजाइना में हमने देखा था कि 15 मिनट से कम होता है उसका पेन, ठीक है। और जो एंजाइना में हमने एक और चीज़ देखी थी कि पेशेंट रेस्ट करे तो वो पेन रिड्यूस हो जाता है, जबकि इसमें पेन रहता है, रेस्ट करने के बाद भी पेन रहता है। डायफोरेसिस क्या होता है, पसीने, मतलब रात में पसीना आना, नाइट स्वेटिंग। कूल एंड कामी स्किन बिकॉज डायफोरेसिस, ठीक है। जब स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो उसकी जो स्किन है वो कामी होगी, कूल होगी। डिस्निया हो गया, डिस्निया मतलब कि ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, नोज वोमिटिंग हो गया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, PP एटसेट्रा, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। ये हमने देखने को मिल जाते हैं किसमें, MI के सिम्टम्स में। कैसे पता करें कि भाई इसको MI है, तो उसके लिए हम करेंगे ECG। ECG होती है 12 लीड की, ठीक है, 12 लीड ECG होती है। WBC काउंट कर लेंगे, इंक्रीज हो जाएगी WBC इसमें। और सीरम एंजाइम हो सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिनिन काइनेज हो गया, LDH लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज हो गया, ट्रोपोनिन लेवल हो गया, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अभी पढ़ा हमने हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, MI, अब पढ़ते अपन हार्ट फेलियर। तो वही सेम डेफिनेशन जो अभी बताया आपको मैंने कि सिंड्रोम इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट रिक्वायर्ड टू बॉडी, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, या CCF, कभी यहाँ पे CCF देखने को मिल सकता है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो इससे घबराए नहीं, दोनों की बात एक ही है, CHF बोल दो या फिर CCF। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड राइट हार्ट फेलियर, मतलब राइट साइड में हो तो राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट में हो तो लेफ्ट हार्ट फेलियर। हम पहले देख लेते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर के बारे में, LHF के बारे में। तो सुनो, हुआ क्या है कि पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम डायग्राम से समझेंगे, हैंड रिटन डायग्राम से। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, इट इज रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप इनफ ब्लड। वही बात आ गई, हार्ट है वो इनफ इनेबल है, अयोग्य है, मतलब कि उसके पास अब कैपेसिटी नहीं है कि वो इनफ ब्लड कर सके। तो इसमें क्या होगा कि इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर इज हार्ट बिकम अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ प्रेशर टू इजेक्ट ब्लड थ्रू एरोटा। ठीक, अब सुनो, ये हो गया हमारे पास, जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा तो उसको पता होगा कि वे क्या करने वाले हैं। ये हो गया हार्ट, हो गया मतलब एक आसान भाषा में हार्ट हो गया ये। तो लेफ्ट साइड की बात करें अपन, लेफ्ट साइड मतलब कि ये वाला, हम बात करें केवल इसकी। अब सुनो, हम लेके चलते हैं आपको एक ब्लैंक पेज पर, यहाँ पर बनाएंगे हम प्यारा सा हार्ट। ये हो गया हार्ट, ये हो गया लंग्स, ठीक है, ये हो गई बॉडी, ठीक है भैया। अब हम रक्त बहाते हैं, मतलब ब्लड फ्लो करते हैं, तो कैसे फ्लो होता है? लंग्स से जाता है इसमें, इसमें से जाता है इसके अंदर, इसके अंदर से जाता है बॉडी में, बॉडी से जाता है इसके अंदर, और ये वापस घूम घुमा के ये पहुंच जाता है इसमें, ठीक है, इसमें आएगा, इसके जाके ये होता है एक हार्ट का ब्लड का फ्लो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड वेंट्रिकल के बारे में, लेफ्ट हार्ट फेलियर के बारे में, मतलब कि इसकी कंडीशन की बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका मेन काम क्या है कि ये ब्लड को इसके अंदर पहुंचाएगा एरोटा के साथ। ये ना, ये क्या होती है? ये होती है एरोटा। तो एरोटा के थ्रू ये पहुंचाएगा बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है, मसल्स जो वेंट्रिकल से इसकी मसल में स्ट्रेन हो जाता है, खिंचाव वगैरह होता है, जो ये प्रेशर नहीं लगा पाता, जो वेंट्रिकल से LF LV है, ये इनफ प्रेशर नहीं लगा पाता है, इजेक्ट नहीं कर पाता है कि ब्लड है जो इसके अंदर पहुंच सके। तो क्या होगा? ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, ब्लड है वो बैक फ्लो करने लग जाएगा, मतलब कि जाना तो चाहिए इसको बॉडी में, लेकिन ये चल जाएगा वापस LA में। LA में गया, LA से ये चल जाएगा लंग्स की साइड में, लंग्स की साइड में गया, ये लंग्स की साइड में गया तो जहाँ पे पल्मोनरी होती है उसमें स्वेलिंग आएगी, ठीक है। अब देखो इसके साइन एंड सिम्पटम्स बताता हूँ मैं आपको। ये आ गया LVF, ये डेफिनेशन आप देख लेना, ये आएगी, ठीक है। अब ये आ गया पल्मोनरी एडिमा, स्वेलिंग आ गया पल्मोनरी में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जब लंग्स में दिक्कत आ गई है, लंग्स में दिक्कत आ गई तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। ऑर्थेपनिया हो गया, ऑर्थेपनिया हो गया, ड्राई कफ हो गया, इंसोम्निया हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट और हार्ट रेट इज इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं राइट साइड के बारे में। राइट साइड में सेम जैसा पहले था, ये देखो, ठीक है। हमने अब बात करते हैं किसकी? इस वाले साइड की। इसमें भी वही कंडीशन है, जाना कहाँ चाहिए इसको? इसको जाना चाहिए लंग्स में, ठीक है, लेकिन ये लंग्स में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? वही बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो होगा तो ये जाएगा किसमें? बॉडी के अंदर। बॉडी में है, अगर बॉडी है, बॉडी में क्या है कि अब देखो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं हम। साइन एंड सिम्टम्स देखो तो इसमें वो देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया, नोजिया, है ना, और एडिमा इन एंकल जॉइंट। अब एंकल जॉइंट है, ये हो गया कोई भी आदमी हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, इंडिविजुअल हो गया, खड़ा है, जॉइंट्स कहाँ होते हैं? एंकल कहाँ होते हैं? यहाँ पर होते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड फ्लो कहाँ होगा? डायरेक्ट जो एंकल पे, समझो कहाँ पे होगा? एंकल पे होगा। तो एंकल पे होगा तो एडिमा हो गया एंकल पे, ठीक है। वेट गेन हो जाएगा, और क्या हो सकता है? नक्श हो जाएगा, वीकनेस हो गया, रैपिड हार्ट रेट हो गया, एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन एक हो गया, पिटिंग एडिमा ड्यू टू वेनस कंजक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? कंफर्टेबल पोजीशन दे देंगे उसको, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे देंगे रेस्ट के लिए, ताकि वो रेस्ट कर सके। सोडियम इंटेक, डाइट में सोडियम ज़्यादा दे देंगे। हाइपोक्सिया, असेस लेवल ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, डिक्रीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे देंगे उसको, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो सही कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपके पास लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है? हाँ भाई, cirrhosis is a chronic disease characterized by replacement of normal liver tissue with diffuse fibrosis that disrupt the structure of the। तो जब लीवर है, लीवर क्या है? इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर वो डिसरप्ट हो जाए, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाए, तो उसकी जो टिश्यू वगैरह है उसको हम चेंज कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, ये होता है लीवर सिरोसिस।
अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स कितने हो सकते हैं, तो इसके टाइप्स हो सकते हैं हमारे पास एल्कोहलिक, पोस्ट नेक्रोटिक और हो गया बाइलरी। एल्कोहलिक नाम से पता चल रहा है, एल्कोहलिक मतलब कि मोस्ट एल्कोहल एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है ये एल्कोहलिज्म के कारण। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ज़्यादा बार बार एल्कोहल पीने से हो गया, और मोस्ट कॉमन टाइप है ये लिवर सिरोसिस का। ठीक है, फिर आता है पोस्ट नेक्रोटिक। पोस्ट नेक्रोटिक कब होता है ये, जब कोई भी पेशेंट उसको हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस के बाद में अगर लिवर सिरोसिस होता है तो वो होता है पोस्ट नेक्रोटिक में। फिर आते गया अपने पास बाइलरी। बाइलरी का मतलब क्या है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये होता है बाइलरी सिरोसिस। ठीक है, सबसे कम यही होता है बाइलरी वाला। फिर आता है एटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन कौन से एटियोलॉजी हो गया क्रोनिक। अब तीन हमने जो टाइप पढ़े तो तीन कारण तो ये आ जाएंगे, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, बाइलरी एंड हेपेटाइटिस। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिक डिजीज जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ज़्यादा अगर टॉक्सिक केमिकल से वो एक्सपोजर हो। फिर आता है कोलेलिथियासिस। अब पूरा हमने पढ़ा नहीं है, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हमने मेन टॉपिक है वो देख लिए ताकि रिवीजन पूरा जल्दी हो सके। रिवीजन ऐसा ही होता है, यानी कि आप पूरी चीज़ वापस पढ़ रहे हो। कोलेलिथियासिस क्या होता है, कोलेलिथियासिस का मतलब होता है कि गोल्ड स्टोन, प्रेजेंस ऑफ स्टोन और कैलकुलाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोन और कैलकुलाई। स्टोन फ्रॉम गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, कहाँ पर स्टोन हो सकता है, वो स्टोन हो सकता है बाइल डक्ट के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। ये हो गया, ठीक है, ये होता है कोलेलिथियासिस। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके, पेन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया यहाँ पर, जहाँ पर वो है ना लीवर के वहाँ पर अपर क्वाड्रेंट है, वहाँ पर पेन होगा। एब्डोमेनल स्वेलिंग होगी, एब्डोमेनल टेंडरनेस क्या होती है, जब अपन टच कर रहे हैं वहाँ उसको, उस जगह को हम टच कर रहे हैं तो अगर पेन हो तो वो होता है टेंडरनेस। क्ले कलर स्टूल हो गया, ब्राउन मतलब एक तरीके से मिट्टी की तरह स्टूल आएगा कलर। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, स्किन येलो हो जाएगी, स्टोर एरिया, इसका मतलब है कि फैट, इस स्टूल में फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। एक हो गया लो ग्रेड फीवर आ जाएगा। हेपेटाइटिस, व्हाट इज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस मतलब कि आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कॉल्ड हेपेटाइटिस। ये एक वायरल डिजीज होती है, इसके 5 टाइप हो गए, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये 5 टाइप है वो अलग अलग वायरस के थ्रू फैलते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए है वो फैलता है हेपेटाइटिस ए वायरस के, बी है हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस ए से। ठीक है, अब इसको हम रोके कैसे, प्रिवेंट कैसे करें, तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे। क्यों, हेपेटाइटिस ए एंड ई के लिए हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, प्रॉपर हाइजीन रखेंगे हम, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई है वो ओरोफिकल रूट से फैलता है, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर हो गया है ना, लोकल वाटर, आइस हो गया, रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इनको हम अवॉइड करेंगे। हेपेटाइटिस बी सी एंड डी ये कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू फैलता है, किससे, ब्लड से फैलता है, जबकि ए और ई है, हेपेटाइटिस ए और ई है वो कंटामिनेटेड वाटर एटसेट्रा से फैलता है, जबकि ये क्या है, ब्लड के कॉन्टेक्ट से फैलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉट शेयरिंग ड्रग नीडल्स, नीडल है वो शेयर नहीं करेंगे, एक नीडल का यूज़ एक के लिए ही करेंगे। ठीक है, नॉट शेयर सम टूथब्रश का कैसे, अब कैसे समझोगे, टूथब्रश में मान लीजिए कोई टूथब्रश कर रहे हैं आप, टूथब्रश से आप ब्रश कर रहे हो तो कोई ब्लड वगैरह निकल गया और उसको दूसरे ने यूज ले लिया तो वो आ गया टूथब्रश का काम। नॉट शेयरिंग रेजर हो गया, और स्पिल्ड ब्लड, डोंट टच स्पिल्ड ब्लड। स्पिल्ड मतलब क्या होता है, एक तरीके से गिरना, कोई का हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, किसी का ब्लड सैंपल ले रहे हैं, या फिर कोई का कैसे भी ब्लड निकल रहा है और उसको हमने टच कर लिया तो वो भी इसका कारण बन सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कैन बी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। हेपेटाइटिस बी और सी है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सेफ सेक्स बाय यूजिंग कॉन्डम्स, डेंटल डैम्स हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इनका हम यूज लेंगे ताकि सेफ सेक्स वगैरह हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन है वो भी लगवाएंगे हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। फिर आता है हर्निया। हर्निया क्या होता है, हर्निया इज द प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी विच इज नॉर्मली कंटेंट। मतलब कि कोई भी वाल है, जैसे हम बात करें एब्डोमिनल वाल की, एब्डोमिनल वाल है तो अगर वो प्रोट्रूशन मतलब कि एक तरीके से बाहर निकल गई, प्रेशर के थ्रू, प्रेशर लगा, इंटरनल प्रेशर लगा और वो बाहर निकल गई तो वो हर्निया बोलते हैं उसको। कैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, परसिस्टेंट कफ और स्नीजिंग। अब जैसे आप कफ करते हो, खांसी आती है आपको, ठीक है, सूखी खांसी वगैरह है, खांसी आती है, आप जोर से दम लगा, जोर से आप उसको खांसी लेते हो, ठीक है, कफ करते हो तो प्रेशर लगता है एक तरीके से,
ठीक है, तो प्रेशर लग रहा है तो वो हर्निया के कारण हो सकता है, हर्निया रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग हो गया, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री हो गया। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियास, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास, इट्स कॉल्ड पेनक्रियाटाइटिस। और इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है? ये एल्कोहलिज्म, भाई सेम है सब में सेम ही कारण है, वही एल्कोहल हो गया, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, कोलेलिथियासिस हो गया, ठीक है, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया, हाइपर लिपिडीमिया हो गया, ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी एक अपने अंदर खुद एक टॉपिक है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि अल्सरेशन होता है म्यूकोसा ऑफ लोअर, कहाँ कहाँ पे? म्यूकोसा, अल्सरेशन जो है म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस के अंदर, ये स्टोमक के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर, ये तीन है, तीन के अंदर अगर क्या हो जाए म्यूकोसा के अंदर अल्सरेशन हो जाए, अल्सर हो जाए तो पेप्टिक अल्सर कहलाता है। टाइप्स, टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, जैसे कि हमने पढ़ा लोकेशन के आधार पर 3 टाइप्स हो गए। गैस्ट्रिक हो गया, अगर स्टोमक में हुआ है, यहाँ पर हुआ है तो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। इसोफेगस अगर यहाँ पर अल्सर हुआ है तो वो इसोफेजियल अल्सर हो गया। ड्यूडेनम यहाँ पर हुआ है तो वो ड्यूडेनम अल्सर हो गया, ड्यूडेनल अल्सर। डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस क्या होता है भैया? नाम से पता चल रहा है, अपेंडिक्स मतलब कि अपेंडिक्स, और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या होता है? ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अपेंडिक्स इज अ स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि इलियोसिकल वाल, जो यहाँ पर इलियोसिकल वाल होता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है सीकम के बिलो। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, कैसे हम इसका डायग्नोसिस करें? तो डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री कलेक्ट हो गया, सिग्मोइडोस्कोपी हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन और एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है या सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ से हम, जैसे सिग्मोइड है, यहाँ पर सिग्मोइड होता है, ये जो रीजन होता है रेक्टम का, रेक्टम के यहाँ पे ये होता है सिग्मोइड। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वो उस ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं, उसके यहाँ पर कैमरा लगा रहता है जिससे पता चलता है। हेमरोइड्स, हेमरोइड्स क्या होता है? हेमरोइड्स को हम नॉर्मल भाषा में पाइल्स बोलते हैं, इसको एक तरीके से हिंदी में बोले तो बवासीर, जैसे वो एड आता है बवासीर का स्क्रब, ठीक है, वो तो सबने देख रखा होगा, 06 25 53 ऐसा कुछ नंबर थे उसके। तो पाइल्स आर पेनफुल स्वेलिंग एनलार्ज ऑफ द, होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स एनलार्ज हो जाती है, जो एनस या जो रेक्टम पोर्शन है, लोअर रेक्टम है या जो एनस है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है वो एनलार्ज हो जाती है, ब्लड वेसल निकल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो क्या होता है? हेमरोइड्स कहलाता है। स्वेलिंग इन द एनल रेक्टल कॉल्ड हेमरोइड्स। क्यों होता है ये? तो इसका कारण होगा, क्यों हो सकता है ये? एजिंग हो गया, आपने देखा होगा जो ज़्यादा एज के पर्सन होते हैं उसको हो सकता है ये। सीवियर कफिंग हो गया, हेरिडिटी जेनेटिक भी हो सकता है ये। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, ज़्यादा कब्ज रहता है अगर उसको तो हो सकता है पेशेंट को। लीवर, क्रोनिक लीवर डिजीज हो गया। ओवर यूज ऑफ एनिमास, ज़्यादा एनिमा लगाया हो, एनिमा कब लगाते हैं? एनिमा लगाते हैं कॉन्स्टिपेशन के टाइम पर। एनल सेक्स हो गया, डायरिया हो गया, ज़्यादा टाइम तक अगर वो टॉयलेट में बैठा है तो हो सकता है ये। ओबिसिटी हो गया, मोटापा या ज़्यादा वजन उठा रहा है, जो जिम वगैरह कर रहे हो तो वो देख लो भाई ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उठाओ। फिर हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं? तो पेनलेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगी वहाँ पर जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। रेड ब्लड स्टूल आएगा, इचिंग खुजली वगैरह होगी, इरिटेशन होगा एनल रीजन में, लीकेज ऑफ फेल्स, स्टूल लेवल लीकेज हो जाएगा, स्टूल कंट्रोल में नहीं रहेगा, मतलब डायरेक्ट निकल जाएगा। स्वेलिंग होगी वहाँ पे, एनस के अराउंड स्वेलिंग हो जाएगी। एनल है वो दर्द होगा, एनल की वहाँ पर पेन होगा। सेंसेशन ऑफ बर्निंग, जलन होगी मतलब एक तरीके से, एनस के चारों तरफ या अराउंड इचिंग और बर्निंग होगी, खुजली वगैरह। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? कोई भी अगर ब्लड हो या ब्लड के कोई, या तो ब्लड हो या फिर ब्लड के कोई प्रोडक्ट हो, उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की हमें नौबत आ जाती है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब कब कर सकते हैं अपन? जब कोई इन्फेक्शन हो गया हो, एनीमिया हो गया हो, ठीक है, ब्लड लॉस है, ज़्यादा ब्लड निकल गया हो एक्सीडेंट के कारण, कैंसर हो गया, बर्न हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, मेजर ऑपरेशन, और वुमेन इन चाइल्ड, बच्चे के जन्म के टाइम पे अगर वुमेन को जरूरत पड़े तब। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में मेन कारण यह है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो एक फिजिशियन और जो रजिस्टर्ड नर्स है उसकी निगरानी में ये होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशन पूरी इन्फॉर्मेशन के टाइम पर होना चाहिए ये। और क्रॉस चेक, क्रॉस मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि
ब्लड जरूरी है चेक। नो मेडिकेशंस और एंटीबॉडीज, कोई भी अगर हम जहाँ से आईवी लाइन से, जिस आईवी लाइन से हम ब्लड दे रहे हैं, उस टाइम पर कोई भी एंटीबॉडीज वगैरह नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर चलेगी तो वो आरबीसीज को क्या है, डैमेज कर सकती है। ठीक है। कीप द पेशेंट वार्म, पेशेंट को गर्म रखेंगे और कंफर्टेबल ब्लैंकेट देंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। वाइटल साइन है उसको चेक करते रहेंगे हम बार बार। ठीक है। इफ द पेशेंट हैज एबनॉर्मल वाइटल साइन, अगर पेशेंट को वाइटल साइन एबनॉर्मल है तो फिजिशियन को हम कॉल करेंगे। ठीक है। अगर फीवर वगैरह है तो इफ ब्लड इज नॉट यूज, अगर ब्लड यूज नहीं हुआ है तो 80 मिनट के अंदर अंदर हम उसको वापस ब्लड बैंक में दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, किसी और के काम आ जाएगा वो। ऑब्जर्व फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, सभी कॉम्प्लिकेशन के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को हमने डिवाइड किया है एक्यूट एंड डिले। एक्यूट में क्या क्या आ गया, अगर मतलब एक्यूट का मतलब है कि तुरंत आ जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और तुरंत पता चल जाए, तो इसमें आ सकते हैं फीवर हो गया, चिल्स हो गया, ठंड लग गई मतलब हेडेक हो गया। ठीक है। बैक पेन हो गया, साइनोसिस, साइनोसिस मतलब स्किन का कलर चेंज हो जाए, डिस्निया हो गया, इचिंग हो गया, जॉइंट पेन हो गया। ये डिलेड में क्या हो सकते हैं, बाद में अगर पता चले, बाद में हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, आयरन ओवरलोड और इन्फेक्शन। ये हो गया डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एनीमिया। एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी होगी या हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तो इट इज कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन इज कंसंट्रेशन इज लोअर देन नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल है हीमोग्लोबिन उससे क्या हो जाए, कम हो जाए। एनीमिया इज डिफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ द क्वालिटी, बस ये पूरी बात वही है, हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होगी हीमोग्लोबिन की, वो होती है मेल में होती है 13.8 से 17.8 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होती है 12.1 से 15.1। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कोजेस के बेसिस पर हमने एनीमिया को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। ब्लीडिंग हो गया, ब्लड लॉस हो गया, हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें कि इनएडुकेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स, मतलब कि पर्याप्त ब्लड बना ही नहीं है। हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक में होता है हीम प्लस लाइटिक, लाइटिक मतलब कि डिस्ट्रक्शन, डेथ हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया को हमने 3 टाइप में बांट दिया है। पहला हो गया माइक्रोसाइटिक, दूसरा हो गया नॉर्मोसाइटिक, तीसरा हो गया मैक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक है, माइक्रोसाइटिक का मतलब माइक्रो मतलब कम, साइटिक मतलब सेल। जो इस टाइप की एनीमिया है उसमें जो नॉर्मल सेल है उससे जो सेल की साइज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नॉर्मोसाइटिक में सेल की साइज वही रहती है। ठीक है। मैक्रोसाइटिक में होता है सेल की साइज बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल हो गया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। और नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक का एग्जांपल हो गया हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक का एग्जांपल क्या हो गया, थैलेसेमिया। ठीक है। एग्जांपल बता दिया आपको, याद रखें। नेक्स्ट आता है आपके पास मेलेनोमा, स्किन डिजीज। मेलेनोमा क्या होता है, मेलेनोमा एक स्किन कैंसर होता है। मेलेनोमा इज मेलेग्नेंट, मेलेनोमा इज ऑल्सो सॉरी मेलेनोमा ऑल्सो कॉल्ड मेलिग्नेंट मेलेनोमा इज ए कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट विच प्रोड्यूस मेलेनिन। ठीक है। ये हो गया एक स्किन कैंसर होता है। मेलेनोमा हैज एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज टू एनी ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्रेन एंड हार्ट, मतलब कि मेटास्टेसाइज क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। ठीक है। ये ब्रेन और हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। होता क्यों है ये, तो इसका एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है। क्रोनिक यूवी एक्सपोजर विदाउट सन प्रोटेक्शन इसके कारण हो सकता है। हाई नंबर ऑफ मोल्स, ज़्यादा अगर तिल वगैरह हो, जो देखा होगा मोल्स हो गया, लार्ज मोल्स हो गया, किसी की स्किन पर क्या है, तिल तिल रहता है ना, तिल, तो उसके कारण हो गया। कोई ओवर एज हो गया, जेरोडेमा पिगमेंटेशन हो गया, इम्यूनोसप्रेसिव को मेडिसिन ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहा है तो भी हो सकता है। इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है, इसके हो सकते हैं स्किन लीजन हो गए, वेरियस शेड्स, मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं भाई चेहरे पे छाया पड़ गई है ना, तो वो हो सकता है। इरेगुलर रेसेस हो गया सरफेस पे, कस्टिंग हो गया, अल्सरेशन और सरफेस। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्या होता है, डर्मे मतलब स्किन, टाइटिस मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन हो तो स्किन क्या होती है, डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस को हमने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्टेटिस डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और न्यूमुलर डर्मेटाइटिस। बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिलेप्सिंग नॉन कॉन्टेजियस बाय एंड इचिंग, खुजली वगैरह चलेगी। इटियोलॉजी बात करें, एग्जैक्ट कॉज अननोन, इसका भी हमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ठीक है, जेनेटिक हो गया और फैमिली हिस्ट्री वगैरह हो गई, तो इसके कारण ये डर्मेटाइटिस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए, ब्राइट एरिथ्रिमा, इचिंग, स्किन ड्राई एंड स्केली स्किन हो गया, जनरल डिस्कम्फर्ट हो गया, बर्निंग सेंसेशन,
एक बात बताओ, स्किन से आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या क्या हो सकते हैं। लीजन होगा, खुजली चलेगी, इचिंग होगी, ठीक है, रेडनेस हो गई। ये लिख दो आप आपके हिसाब से। फिर आता है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। तो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में क्या होता है, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन है जो हम उसको कॉन्टेक्ट में लेकर आ रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये हुआ है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कॉज बाय एक्सपोजर टू एलर्जिक सब्सटेंस सच एज प्लांट्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सोप एटसेट्रा, हेयर डाई, डिटर्जेंट हो गया, इनको अगर हम टच करें तो ये हुआ है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसका। एक थ्रोली हिस्ट्री, उसकी हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, भाई तुझे किस चीज़ से एलर्जी है, कौन सा तेरा एलर्जी का कारण है जिससे तुझे ये होता है। पेशेंट को टीच करेंगे भाई कोई भी एलर्जन प्रोडक्ट है वो यूज ना ले, एलर्जन फ्री यूज ले। भाई तुझे पता है कि इससे एलर्जी होती है तो वो मत ले, और ले रहा है तो उसमें ग्लव्स पहन, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ले, ठीक है, हैंड वॉश कर, तो ये वॉशिंग वगैरह करो। और पेशेंट को बताएंगे कि भाई कोई भी अगर नया आइटम यूज ले तो पेच टेस्ट का अप्लाई करे। पेच टेस्ट क्या होता है, पेच टेस्ट में होता है कि जो हथेली है उसके इनसाइड में और बिहाइंड ईयर, उसके वहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ कर लेते हैं। अब आता है एलोपेशिया। एलोपेशिया, एलोपेशिया की नॉर्मल लैंग्वेज में बताया तो एलोपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर, बाल झड़ जाते हैं, वो होता है एलोपेशिया। वो होता क्यों एलोपेशिया, तो इसके बाल क्यों झड़ते हैं, पार्शियली और कंप्लीट हेयर लॉस। तो फैमिली हिस्ट्री हो गया, कोई हार्मोनल चेंज हो गया, मेडिसिन, कोई मेडिसिन ले रहा हो, है ना, मेडिसिन सप्लीमेंट्री हो, कोई रेडिएशन थेरेपी हो, अगर सर पे कोई रेडिएशन थेरेपी कराइए तो हेयर लॉस हो सकता है। कोई स्ट्रेस हो, किसी का ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो हो जाता है हेयर स्टाइल चेंज, बार बार जो हेयर स्टाइल चेंज करते हैं ना, उससे भी क्या है एलोपेशिया हो सकता है। टाइप्स की बात करें तो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। फर्स्ट हो गया एलोपेशिया एरेटा, एलोपेशिया टोटलिस, एक हो गया एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अगर क्या हो, एलोपेशिया एरेटा की बात करें तो ये हो गया एलोपेशिया एरेटा, मतलब कि एक पेचेस टाइप बन रहे हैं, ठीक है, पूरे बाल नहीं झड़े, पेचेस टाइप हो गए, ठीक है। बात करें अपन किसकी, एलोपेशिया, एलोपेशिया टोटलिस, एलोपेशिया टोटलिस की बात करें तो कंप्लीट हेयर लॉस हो गया सर पर, ठीक है, और हेयर फिर आ गया यूनिवर्सलिस। यूनिवर्सलिस में क्या होता है, यूनिवर्सलिस का नाम से पता चला, यूनिवर्स मतलब कि पूरा, मतलब कि शरीर में जितने भी बाल हैं, बॉडी पे जितने भी बाल हैं, आईब्रो वगैरह सब झड़ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके पास सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है, सोरियासिस क्या है, सोरियासिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें क्या होता है, स्किन में लीजन टाइप हो जाते हैं, ये देखो ये हो गया, लीजन हो गया, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर है कैरेक्टर बाय रेडिस, पेचेस, स्किन रेडिस हो जाएगी, लाल हो जाएगी, पेचेस होंगे, ड्राई स्किन होगी, है ना, और लेजन, घाव वगैरह बन जाएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये देखो, रेड लीजन हो गया, डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स, नाखून है उसके कलर चेंज हो जाएंगे, एपरेंस ऑफ पेपल्स, पेपल्स, लीजन अकर एक्सट्रीमिटीज स्पेशली एल्बो एंड नीज। जो लीजन है, घाव वगैरह है, वो या तो इस एक्सट्रीमिटीज में होंगे, हाथ पैरों में, और स्पेशली उसमें भी किस में होंगे, एल्बो या नी में। मैनेजमेंट, कोई भी स्किन इन्फेक्शन है उसको मैनेज कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीप द स्किन ड्राई, क्लीन एंड ड्राई, स्किन को हम साफ रखेंगे, ड्राई रखेंगे। वॉश विथ सोप, स्किन को हम वॉश करेंगे सोप से, डेली करेंगे। और स्किन के जो फोल्ड है, फोल्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, फोल्ड अंडर आर्म हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, तो उसको हम ज़्यादा बार, दिन में 2 बार, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार उसको साफ करेंगे, या तो एक तो सुबह, एक सोते टाइम, बेड टाइम पर। अवॉइड यूजिंग आइटम्स डेट ड्राई स्किन, फॉर एग्जाम्पल हार्ड सोप एंड एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट। ऐसे आइटम्स है उसको हम अवॉइड करेंगे जो कि स्किन को क्या करे, हार्ड रखे। ल्यूब्रिकेट रखना है स्किन को, मॉइस्चराइजिंग हमें यूज़ लेना है, मॉइस्चराइजिंग हो गया, क्रीम वगैरह होगी, ऑइंटमेंट है, ये यूज़ लेना है ताकि स्किन क्या हो, ल्यूब्रिकेट रहे। फिर आता है आर्थराइटिस। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर कोई भी हड्डी है, बोन है, वो पार्शियली या कंप्लीट ब्रेक हो जाए, या तो पूरी तरीके से टूट जाए, या फिर आधी का आधी टूटे, मतलब आंशिक टूटे, इनकम्प्लीट। तो इसके टाइप्स कौन से हो गए, एक हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब जैसे ये बोन है तो ऐसे टूटे, ठीक है, बोन ब्रेक ये हो जाए। लीनियर, लीनियर नाम से पता चला, लीनियर मतलब कि ये होता है। फिर हो गया ओब्लिक। ओब्लिक जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं या ऐसे ओब्लिक लगाते हैं तो ये ऐसे बोन ब्रेक हो गई ओब्लिक में, ठीक है। ये हो गया स्पाइरल। स्पाइरल मतलब कि एक बोन तो ऐसे ही है और दूसरी बोन है वो घूम गई, ठीक है। फिर हो गया जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्पाइरल आपकी कॉपी वगैरह होती है वैसे। ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक में क्या होता है, ग्रीन स्टिक में एक साइड से बोन है वो ब्रेक हुई है। कम्युनिटी में क्या होता है, जो बोन ब्रेक हुई है वो बहुत सारे बारीक बारीक टुकड़े में टूट जाती है बोन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस पढ़े हम। आर्थराइटिस क्या है, आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन,
आर्थ मतलब जॉइंट्स, तो एक या एक से अधिक जॉइंट्स में क्या हो, इन्फ्लामेशन हो, तो वो कंडीशन कहलाती है आर्थराइटिस की। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया। स्टिफनेस मतलब कि एक तरीके से हार्डनेस, हम उसको टच करेंगे हार्ड लगेगी वो। अब इसके टाइप्स देखिए तो टाइप्स की दो टाइप्स इसके इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वैसे आर्थराइटिस के कितने 5 टाइप होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गोट हो गया, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गया, और जुवेनाइल आर्थराइटिस हो गया, जो कि चाइल्ड में ज़्यादा होता है। बात करते हैं इटियोलॉजी के कारण क्यों होता है आर्थराइटिस। इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई हो, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह हो गई, ठीक है, कोई जेनेटिक्स कारण हो गया हो, इन्फेक्शन हो, और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो गया, जैसे आर आर का मतलब हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर हमने इसको रिस्क फैक्टर को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया नॉन मॉडिफाई, एक हो गया मॉडिफाई, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, सेक्स हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज में आ गया, एज में अगर कोई ज़्यादा ओवर एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, और सेक्स हो गया, ओवर वेट हो गया, ओबेसिटी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को हम कम कर सकते हैं। मोस्ट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर कॉमन इन फीमेल, ज़्यादातर आर्थराइटिस किसको फीमेल में ज़्यादा होते हैं ड्यू टू हार्मोनल। बट गोट एक ऐसा आर्थराइटिस है जो कि मेल में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, यूरिक यूरिक एसिड है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, डिपोजिशन हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स हमने देख लिए क्या होगा, सिम्टम्स में हो गए पेन होगा, सिम्टम्स में क्या होगा, पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, स्टिफनेस बताया मैंने अभी, अब हार्डनेस एक तरीके से, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, उससे जो पार्ट है वो ज़्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करें, डायग्नोसिस के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेंगे, उसको टच करके स्वेलिंग वगैरह देख लेंगे, ठीक है। एक्सरे, उसका हम एक्सरे करेंगे, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, और सिटी स्कैन करेंगे, सिटी स्कैन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ट्रीटमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, NSAID, ताकि इन्फ्लामेशन ना हो, उसको स्वेलिंग वगैरह ना हो। कोर्टिकोस्टेरॉइड ये भी वही काम करता है। वेट लॉस करेंगे, उसका एक्सरसाइज कराएंगे, और असिस्टिव डिवाइस जैसे कि क्रचेस होता है, ठीक है, ये हम उसको सिखाएंगे भाई ऐसे चले, इससे ऐसे यूज ले। अब जो हमने फ्रैक्चर पढ़ा था, फ्रैक्चर के हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रैक्चर के लिए। फ्रैक्चर को हम एक तो एक्सरे के थ्रू पता कर सकते हैं इसको क्या है क्या नहीं है, एक मतलब बोन ब्रेक है कि नहीं है। उसको हम प्लास्टर वगैरह कर देंगे, स्प्लिंट हो गया। अगर वो भी नहीं हो तो फिर हम उसको रोड वगैरह सर्जरी करके, रोड हो गया, प्लेट वगैरह, वो उससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज होती है। स्वाइन फ्लू को पिग फ्लू भी बोलते हैं, क्यों फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, जस्ट लाइक HI वायरस, मतलब कि RN वायरस होता है, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड कितना, 1 से 4 दिन का होता है इसका। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट्स हो गया, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है ये, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू फैलता है। इटियोलॉजी, तो स्वाइन फ्लू इज कोज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है ये पिग पिग मतलब सुअर वगैरह है, उसमें 1 से 2 वीक तक उसमें रह सकता है ये, और उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड को एंटेरिक फीवर ही बोलते हैं अपन। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि 3 से 4 वीक तक इसमें क्या होता है, फीवर वगैरह होता है, लिम्फोइड टिश्यू है। पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, साल्मोनेला टाइफी है। इंक्यूबेशन कितना होता है, 10 से 14 दिन का होता है। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओरोफिकल रूट से होता है, ओरोफिकल रूट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, फूड हो गया, फ्लाई हो गया, ठीक है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो स्लीपलेसनेस हो गया, नींद नहीं आएगी, एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया, रेस्टलेस हो गया, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि टाइफाइड में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हो गया एक एनल सेक्स हो गया, ठीक है। और आता है डेंगू। डेंगू डेंगू की हम बात करें तो डेंगू इज एक्यूटली इन्फेक्शन डिजीज कैरेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ सैडलबैक फीवर। सैडलबैक का मतलब क्या होता है, एक बार फीवर आया फिर वापस सही हो गया और वापस से आ गया, ठीक है। मसल पेन हो गया, आर्थरालजिया हो गया, आर्थरालजी का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा पेन जॉइंट है वो पेन करे। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है डेंगू का, पॉजिटिव एजेंट होता है डेंगू का मॉस्किटो, कौन सा, एडिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, डेंगू वायरस के होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 14 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बाइट ऑफ इन्फेक्शियस मॉस्किटो, इन्फेक्शन के मच्छर के काटने से, एडिस मच्छर है, एडिस मॉस्किटो है, उसको काटने से फैलता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब कि मदर टू चिल्ड्रन, मदर्स टू चिल्ड्रन आए कब, बर्थ के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर।
रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में सब स्टैंडर्ड हाउसिंग हो गया, मतलब कि अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक हाइजीन हो गया, है ना, पुअर सैनिटेशन हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, या इम्प्रॉपर हाउसिंग हो गया। ये सब स्वाइन फ्लू के भी यही सिम्टम्स होते हैं, सॉरी रिस्क फैक्टर होते हैं। मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट करें, तो मैनेजमेंट के लिए हम एक तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS देंगे, है ना, उसका जो फ्लूइड वगैरह है वो मेंटेन रखेंगे। एडमिशन पैरासीटामोल PCM देंगे उसको, एनाल्जेसिक्स देंगे, सेडेटिव्स रिसीव पेन डिस्कम्फर्ट पेन रिलीफ पेन रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे। IV फ्लूइड एडमिशन कराएंगे उसको। कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस कोविड 19 की फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले तो फुल फॉर्म क्या होती है कोविड 19 की, कोरोना, तो CO से हो गया कोरोना, V वायरस, VI क्या हो गया वायरस, और जो D है, D का मतलब हो गया डिजीज। अब चूंकि 2019 में आया था तो इसलिए इसको रखा गया 19, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं इसके फीवर, चिल, ठंड लगकर बुखार हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जिससे पर डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग बोलते हैं, फैटिक थकान हो गई उसको, मसल और बॉडी पेन हो गया, हेडेक हो गया, और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ठीक है। ये हो गया उसके कोविड 19 के साइन एंड सिम्टम्स। अब देखो जितना हो सकता था उतना करवा दिया है, रिवीजन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराए, एक एक चीज़ कराए, तो उतना टाइम है नहीं, रिवीजन ऐसा ही होता है। तो ये कैसा लगा कमेंट जरूर करें, मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है। ऑल द बेस्ट योर एग्जाम, थैंक यू।